हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वे फ्रेंड्स। आज हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग यानी लेखांकन। तो लेखांकन के बारे में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश रहेगी हमारी कि 5 अक्टूबर तक आपका जो अकाउंटिंग वाला चैप्टर है या टॉपिक है उसको एंड कर दूं। और इसके बाद में हम एक नया सेशन स्टार्ट कर लेंगे, कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग में जो आपका सिलेबस दिया गया है ईपीएफओ वाले बैच में, ईपीएफओ के जो भी नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया गया है उसमें मात्र इतना कहा गया है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, यानी सामान्य लेखांकन सिद्धांत के बारे में बताया गया है। बाकी इसके अलावा और कोई इसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताई हैं कि मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना है या सीए लेवल का पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही जनरल चीजें पढ़नी है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, और बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा के चक्कर में भी मत रहिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे लेक्चर के अलावा कुछ और भी अगर प्रेफर करना चाहते हैं, किसी और चीज की रेफरेंस मांगना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ही रेफरेंस दूंगा कि आप 11th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ लें। इसके अलावा और कुछ मत पढ़िएगा, क्योंकि और कुछ आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसकी, और उससे ज्यादा आपको पूछेगा भी नहीं जाएगा। जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग की, लेखांकन की। देखिए, अकाउंटिंग या लेखांकन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। आपने देखा होगा कि बचपन में देखा होगा, या आप इस समय कहाँ पर रह रहे हैं, आप मान लीजिए रूम लेकर रह रहे हैं। तो रूम लेकर रहने के बाद में अगर आप 2-3 लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक डाटा मेंटेन करते हैं कि कितना खर्च हुआ है, क्या कितना आया है, घर से रुपए कितना आया है, कितना खर्च हुआ है। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय और लेन देन से संबंधित जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सब का एक कहीं ना कहीं आप खाता बनाते हैं, एक बहिर् खाता बनाते हैं, एक बुक बनाते हैं जिसमें सारी चीजें लिखते हैं। बाद में बाकी आप अपना हिसाब कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये क्या है, एक तरीके से लेखांकन के अंतर्गत आता है। अब लेखांकन के अंतर्गत केवल आपको एक चीज याद रखनी होगी, लेखांकन के अंतर्गत केवल उन सभी चीजों से संबंधित चीजें आएंगी, यानी मनी से संबंधित, मुद्रा से संबंधित चीजें आएंगी। यानी लेखांकन में जो मापन होगा वो किसका होगा, मुद्रा का मापन होगा, ना कि किसी वस्तु का मापन होगा, ना तो किसी और चीज का मापन होगा। मापन होगा तो सिर्फ किसका होगा, मुद्रा का, यानी मनी का मापन होगा। लेखांकन में अगर आपसे पूछा जाए कि लेखांकन में किसका मापन होता है, तो आप लोग बताएंगे सर लेखांकन में केवल मनी का मापन होगा, या हम कह सकते हैं मुद्रा का मापन होगा। मुद्रा का मापन किसमें, लेखांकन में। अभी हम लेखांकन के बारे में आपको ये सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपको एक नए सेशन के साथ में, कि आपको इसका सिलेबस समझाते हैं कि हम यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं और कितना पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या चीजें और कहाँ कहाँ से पढ़ाने वाले हैं। देखिए, जितना भी मेरा डाटा रहेगा वो आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा। आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, इसके अलावा कोई अन्य बुक नहीं पढ़नी है। और जो भी एक दो रेफरेंस बुक है उनको भी मैं आपको यहाँ पर ऐड करके डाटा पढ़ाऊंगा। बाकी एक्स्ट्रा आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, और इतना ज्यादा नोट्स भी नहीं देखना है कि 200 या 300 पेज के नोट्स देख रहे हैं, तो उसके चक्कर में आप मत पड़िएगा, वो टाइम वेस्टिंग है और कुछ नहीं। अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट टाइम 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 12 से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो हमारे लास्ट टाइम के नोट्स थे तो उसमें लगभग 10 क्वेश्चन सेम टू सेम नोट्स से ही फंस गए थे। और मात्र आपको जो नोट्स दिए थे वो 24 पेजेस में नोट्स दिए गए थे। 24 पेजेस के नोट्स में 10 क्वेश्चन फंस गए थे 12 से 13 क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको इस बार जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए, चाहे 12 हो, 13 हो या 14 हो या 15 क्वेश्चन हो, कितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन आपको हमारे नोट से, हमारे सिलेबस से, हमारे द्वारा पढ़ाई की क्लासेस से मिल जाएंगे। तो हमारी ये कोशिश है इस बार की। अब देखिए, हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो अकाउंटिंग को अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो इसको हम 5 सेगमेंट में पढ़ सकते हैं। कितने सेगमेंट में पढ़ सकते हैं सर, 5 सेगमेंट में पढ़ सकते हैं। तो बता दीजिए कौन कौन से सेगमेंट हैं। अकाउंटिंग को यानी लेखांकन को हम कितने सेगमेंट में पढ़ सकते हैं, 5 सेगमेंट में पढ़ सकते हैं। पहला जो सेगमेंट रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम बेसिक परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। लेखांकन का परिचय, लेखांकन का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। दूसरा जो सेगमेंट रहेगा उसमें हम लेखांकन का सैद्धांतिक आधार यानी लेखांकन के सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। लेखांकन का सैद्धांतिक आधार, सैद्धांतिक आधार। और जो तीसरा सेगमेंट है उसमें हम जानेंगे दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली। इसके बाद में चौथा सेगमेंट कौन सा है, लेखांकन समीकरण,
लेखांकन समीकरण। देखिए लेखांकन समीकरण इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि लास्ट टाइम लगभग 2 क्वेश्चन इससे आए थे, तो इसीलिए मैंने इस बार इसको ऐड किया है और बताया है। बाकी बिना लेखांकन समीकरण के मदद से भी आपके क्वेश्चन सारे आएंगे, लेकिन लेखांकन समीकरण जब आप समझ जाएंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी एंट्री कहाँ पर की जा रही है। मतलब जर्नल की एंट्री कहाँ की जा रही है, लेजर की एंट्री कहाँ की जा रही है, और बैलेंस शीट क्या कैसे बनाई जा रही है, ट्रायल शीट्स कैसे बनाई जा रही है। तो ये सारी चीजें जानकारी मिलती है, यानी ट्रायल बैलेंस में कैसे डाटा ऐड किया जा रहा है। तो ये सब चीजों की जानकारी हमें लेखांकन समीकरण में एक बहुत ही बेसिक तरीके से मिल जाएगी। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझ लेंगे और एक ही लेक्चर के अंतर्गत हम इसको लेखांकन समीकरण को समझ लेंगे। अब बात करते हैं दूसरा सब यानी 5वां सेगमेंट कौन सा है, लेखांकन मानक का। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है लेखांकन मानक से। तो लेखांकन मानक को भी हम पढ़ेंगे, लगभग 20 से 25 मानक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। मतलब एक एक लाइन के मानक है, ज्यादा एक्स्ट्रा या डिटेल में नहीं जानना है, बस ये जानना है कि कौन से मानक को क्या कहा जाता है, बस इतना आपको समझना होगा। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा समझने की कोशिश नहीं करनी है। अब जैसे कि एक मानक है AS1, लेखांकन मानक है AS1। इसमें क्या होता है, इसमें लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण होता है। इसके बाद में एक मानक है AS19, इसका मतलब क्या होता है, पट्टे से संबंधित जानकारी होती है। एक लेखांकन होता है, एक मानक होता है AS26, इसमें होती है अमूर्त संपत्तियां, जो संपत्तियां होती हैं उससे संबंधित जानकारी होती है। और एक मानक होता है AS28, इसके अंतर्गत जो संपत्ति होती है, इनको जो क्षति पहुंचती है या नुकसान होता है उससे संबंधित जानकारी होती है। तो लेखांकन का जो हमारा एक मोटा मोटी सिलेबस है, या हम कह सकते हैं 5 सेगमेंट है, 5 यूनिट है, वो ये यूनिट है जो हम पढ़ने वाले हैं। इन 5 यूनिट के अंतर्गत जो भी हमारा डाटा आएगा, जो भी हम पढ़ेंगे, उसको हम अंदर से पढ़ लेंगे सारी चीजें जानकारी। अब जैसे कि बात करते हैं लेखांकन के परिचय के बारे में, तो लेखांकन का जो परिचय है, इसके अंतर्गत हम बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे, यानी एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। हालांकि मैं आपको इकोनॉमी के सेशन में ये सारे टर्म बता चुका हूँ, जितने भी मैंने अभी आपको टर्म बताए, बेसिक टर्म बताए, मैं आपको इकोनॉमी में एक एक टर्म बता चुका हूँ और आपको याद भी होगा। एसेट्स के बारे में बताया है, लायबिलिटी के बारे में बताया है, रिवेन्यू के बारे में बताया था, इनकम के बारे में बताया है, एक्सपेंडिचर के बारे में बताया। रिवेन्यू, इनकम, एक्सपेंडिचर तो अभी मैंने लास्ट लेक्चर में 21st और 20 लेक्चर में बताया था। इसके बाद इससे पहले जो लेक्चर था 19 और 19 नहीं, 17 और 18, तो 17 और 18 लेक्चर के अंतर्गत हमने आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बताया था। जब मैंने आपको बैंक जो NPA पढ़ाए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पढ़ाए थे, उससे पहले जो हमने बताए थे आपको, जो एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, वो बहुत ही बेसिक एग्जांपल से बताए थे। यहाँ पर भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, बताऊंगा कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, रिवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसके बाद में हम लेखांकन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जर्नल के बारे में पढ़ेंगे, जर्नल में एंट्री कैसे करते हैं, लेजर में एंट्री कैसे करते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो हमारा पूंजी पूंजी ट्रांजैक्शन है, और रेवेन्यू यानी जो हमारा होता है, जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होते हैं रेवेन्यू से संबंधित है, जो एक तो होता है पूंजी कैपिटल, और एक क्या होता है रेवेन्यू। तो इनसे संबंधित जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हम देखेंगे। इसके बाद में ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ब्रांचेस को समझेंगे, कौन कौन सी ब्रांचेस होते हैं अकाउंटिंग की, लेखांकन की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रायल बैलेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये सभी चीजें हम देखेंगे। तो इसके बाद में लेखांकन का सैद्धांतिक आधार भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। दोहरा लेखा प्रणाली भी, जो भी अभी मैंने आपको सिलेबस बताया, वो सब इन्हीं के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन मैं इसको कैसे पढ़ाऊंगा, एक साथ में आपको सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। लेखांकन का परिचय यूनिट फर्स्ट में रखूंगा, जिसमें केवल आपको लेखांकन के परिचय के बारे में, मतलब ओवरऑल जितना भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी हमारी टर्मिनोलॉजी रहेंगी, जो भी हमारे EPFO के सिलेबस के अकॉर्डिंग टर्मिनोलॉजी रहेंगी, क्या क्या चीजें आती हैं, लेखांकन के क्या लाभ होते हैं, लेखांकन के नुकसान क्या होते हैं, लेखांकन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, लेखांकन का उपयोग कौन करता है, पुस्त पालन क्या होता है, लेखांकन की जो सूचनाएं होती हैं उनके उपयोगकर्ता कौन होते हैं, और भी जो कोई शब्दावलियां उनको देखेंगे, और लेखांकन चक्र के बारे में समझेंगे, यानी अकाउंटिंग साइकिल के बारे में समझेंगे। तो ये हम किस में पढ़ने वाले हैं, लेखांकन के परिचय में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम लेखांकन के सैद्धांतिक आधार में इनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे, इनके आधारों को पढ़ेंगे, कौन कौन से सैद्धांतिक आधार हैं जो लेखांकन में यूज होते हैं। मतलब एक तो होता है हमारा क्या होता है, एक तो बनता है एक
जो जैसे हम यूजर्स की बात करते हैं, यूजर्स में आपने देखा होगा एक तो इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक तो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। अगर हम लेखांकन सिद्धांत की बात करें तो लेखांकन सिद्धांत में हमें दो चीजें पढ़नी होती है बेसिकली। कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? एक तो होता है लेखांकन की अवधारणाएं, यानी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, लेखांकन की अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और एक होता है हमारा लेखांकन के कन्वेंशंस, यानी सम्मेलन कौन कौन से हैं, या फिर हम कह सकते हैं परंपराएं क्या क्या हैं। अकाउंटिंग का सिद्धांत क्या कहता है? अकाउंटिंग का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी अकाउंटिंग की जानी चाहिए तो उसकी अवधारणाओं को देखकर अकाउंटिंग की जानी चाहिए, साथ ही साथ में उनकी परंपराओं को ध्यान में रखकर अकाउंटिंग की जानी चाहिए। अच्छा, अकाउंटिंग की किसकी जाती है, मतलब किसके लिए की जाती है? किसी ना किसी कंपनी के लिए की जाती है। कंपनी से क्यों की जाती है उसकी अकाउंटिंग? आखिर उसका रीजन क्या होता है? देखिए, कंपनी में जो हो रहे लाभ के बारे में, हो रहे हानि के बारे में, कितना सामान आ रहा है, कितना सामान जा रहा है, मतलब कितनी इनकम हो रही है, कितना व्यय हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी करने के लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। और साथ में अगर मान लो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे? आपको पहले उसके बारे में जानना होगा ना, तभी तो इन्वेस्ट करेंगे। सपोज करिए कि कोई भी एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप कंपनी, और आपसे बोलती है कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। तो स्टार्टअप कंपनी देखिए प्रॉफिट दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, उसके बारे में तो कोई पता नहीं। लेकिन उसमें भी क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेक की जाती है कि आखिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या है, आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है। स्टार्टअप कंपनी है तो आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है, तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेक की जाती है वहां पर। लेकिन जब कंपनी स्टेबलाइजमेंट हो जाती है, एक दो साल काम कर लेती है, तब अगर कोई इन्वेस्टर्स वहां पर इन्वेस्ट करता है तो वो क्या देखता है? बैलेंस शीट देखता है, मतलब कितना खर्च हुआ है, कितना इनकम हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, नुकसान में है या नहीं है। ये सारी चीजें किस में होती हैं? बैलेंस शीट में होती हैं। तो ये सब चीजें किस में देखी जाती हैं? अकाउंटिंग के माध्यम से देखी जाती हैं। जो चार्टर्ड अकाउंट होता है, सीए होता है कंपनी का, वो ये सारी चीजें लिखता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि मैं आपको इन 5 सेगमेंट में अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। इसके अलावा आपको और कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको अगर पढ़ना है तो एक बार 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक भी शब्द आपको इधर उधर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक, जैसे ही हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होगी, मैं आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे ही हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट होगी, यहाँ से भी आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ही आपकी यूनिट थर्ड कंप्लीट होगी, यहाँ पर भी आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेखांकन समीकरण से आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, और सेम टू सेम क्वेश्चन होते हैं। क्यों? मतलब बार बार एक ही क्वेश्चन को कैसे हम रिपीट कर सकते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है। हम दूसरी चीज को उतने टाइम में पढ़ लेंगे। मैं आपको पूरा वादा करता हूँ कि जो लेखांकन समीकरण है वो 5 क्वेश्चन के अंदर ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद में लेखांकन मानक से संबंधित लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, तो हम इनको एमसीक्यूज के माध्यम से भी कवर कराएंगे, जिससे आपका एग्जाम में अगर कोई एमसीक्यूज बन रहा है, कोई भी पॉइंट बन रहा है, तो छूटे ना। ये सारी चीजें हम यहाँ पर कराने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं लेखांकन के बारे में। अच्छा, लेखांकन का मतलब क्या होता है, लेखांकन की परिभाषा क्या होती है? आपसे अगर ये पूछा जाए कि लेखांकन की परिभाषा क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? वैसे तो मैं आपको यहाँ पर यही राय दूंगा, जो लेखांकन होता है वो क्या होता है? लेखांकन मतलब किससे होता है? जो रुपयों के आदान प्रदान से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लेखांकन के अंतर्गत रखते हैं। उनको कहाँ पर रखते हैं? लेखांकन के अंतर्गत रखते हैं। बाकी परिभाषाएं जो हैं वो मैं आपको कल के सेशन में सारी चीजें बताऊंगा, जब हमारी पहली यूनिट कल से स्टार्ट होगी तब आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आखिर हमें अकाउंटिंग में पढ़ना क्या है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, और कहाँ से कितना पढ़ना है, ये सब चीजें बता रहा हूँ। बाकी मैंने ये भी आपको बताया कि अकाउंटिंग का आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्योंकि अकाउंटिंग आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, मैं आपको पूरा कराऊंगा और उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए, हम सिंपल सी एक बात करते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, किसका प्रोसेस पूछा जाए? अकाउंटिंग का प्रोसेस, यानी अकाउंटिंग की प्रक्रिया पूछी जाए, तो उसका मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग की प्रक्रिया, प्रोसेस, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव, या हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, एक बात बताइए, अकाउंटिंग करता क्या है? अकाउंटिंग का मेन काम क्या होता है, मेन वर्क क्या होता है? आप लोग कहेंगे सर जो अकाउंटिंग होता है ना, लेखांकन होता है, ये क्या करता है? ये सर पहचान करता है। तो किसकी पहचान करता है, मतलब क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है।
एक प्रोसेस बना लीजिए पूरा। ये क्या करता है, एक आइडेंटिफाई करता है, यानी पहचान करता है। अब ये बताइएगा किसकी पहचान करता है, मतलब जब आइडेंटिफाई करेगा तो किसकी आइडेंटिफाई करेगा, किसकी पहचान करेगा, तो यह पहचान करेगा आय की, यह पहचान करेगा व्यय की, यह पहचान करेगा प्रॉफिट की, यह पहचान करेगा लॉस की। तो इन सभी चीजों की तो पहचान करता है, मतलब इनकम कितनी हुई, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, खर्च कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ कितना हुआ या नुकसान कितना हुआ, इन्हीं सब चीजों की तो पहचान अकाउंटिंग के द्वारा की जाती है। सपोज करिए आपकी कंपनी, आपने एक कंपनी ओपन की और कंपनी के माध्यम से आपने उसमें खूब रुपए लगा दिया, आपने खूब रुपए लगाया, लेकिन आपको उसका मतलब कोई भी लेखा जोखा नहीं रख रहे हैं कि आपका कितना इनकम हो रहा है, कितना खर्च, और ज्यादा मतलब कंपनी चलाने के बाद में आपने एक बार रुपए लगाने के बाद में भी उसमें क्या क्या खर्च आ रहा है, ये इसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा है। तो लास्ट तक आपको आते आते क्या पता चलेगा कि आपने मतलब कितना खर्च हुआ है। ये तो फिर वही मीम वाली बात हो जाएगी कि बिजनेस सेटअप किया है 35 लाख का और लॉस में चले गए 37 लाख। ये कैसे होता है, ये तभी होता है जब उसका मतलब कोई ना कोई लेखा जोखा नहीं होता है। मतलब कोई जब लेखा जोखा नहीं होगा तब यही हाल होगा कि बिजनेस तो 35 लाख का था लेकिन लॉस कितना हो गया, 37 लाख का हो गया है। तो जब लेखा जोखा ना होता है तो ये होता है। अब यहाँ पर इसीलिए अकाउंटिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। अकाउंटिंग करता क्या है, अकाउंटिंग और आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है, किसकी किसकी पहचान करता है, ये पहचान करता है आय की, यह पहचान करता है व्यय की, मतलब इनकम कितना हुआ, खर्च कितना हुआ। अगर देखिए आय और व्यय इन्हीं के ऊपर सारी चीजें डिपेंड होती हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर पर ही डिपेंड होती हैं कि प्रॉफिट होगा कंपनी को, लॉस होगा या इक्वल मार्जिन पर रहेगी, मतलब किस प्रकार से कंपनी रहेगी। और देखिए अगर सपोज करिए मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूं, आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी पढ़ रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर, आप लोग अगर कह दिया जाए आपसे, किसी ने कोई भी कह दे, एक पर्टिकुलर पर्सन कि आप एक पर्टिकुलर कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए या फिर आप उस कंपनी के शेयर खरीद लीजिए शेयर मार्केट से, तो आप उसके शेयर मार्केट से शेयर कब खरीदेंगे, आप तभी तो खरीदेंगे ना उसके शेयर जब आप देखेंगे कि वो कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में चल रही है, तभी तो शेयर परचेज करेंगे उसके, वरना आप शेयर परचेज नहीं करेंगे। क्योंकि कंपनी का जब लॉस हो रहा है तो सिंपल सी बात है आपका भी लॉस आगे हो जाएगा, क्योंकि आप शेयर खरीदेंगे वहां रुपए लगाएंगे, तो कंपनी का लॉस हो रहा है तो आपका भी लॉस होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आप शेयर कब खरीदते हैं, जब आपको ये पता चलता है कि सर वो कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चल रही है, आज हम शेयर की कीमत अगर 10 रुपए में खरीद रहे हैं तो कल इस शेयर की कीमत 20 रुपए हो जाएगी। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, भाई कंपनी प्रॉफिट में है तभी हम क्या है इसके शेयर खरीद रहे हैं। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस पता कब चलता है, जब अकाउंट होता है यानी लेखांकन किया जाता है, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। और ये पता आखिर बिल्कुल जो लास्ट स्टेप होती है, यानी जो प्रोसेस की लास्ट स्टेप होती है, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में ये सारी चीजें पता चलती हैं। बैलेंस शीट जो होता है उसमें पता चलता है कि कब जो क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, तो ये सब चीजें हमें कहां पर पता चलती हैं, बैलेंस शीट में। हालांकि हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारा जो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, वो क्या होता है, पहचान करना, मतलब आइडेंटिफाई करना। तो आप लोग इनको क्या करिए, एक अच्छे तरीके से बॉक्स बनाकर लिख लीजिए। सबसे पहले हम बात करें अकाउंटिंग की प्रक्रिया या प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सर, जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पहचान करना, या फिर हम कह सकते हैं आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का हिंदी अर्थ क्या होगा, पहचान करना। और वो मैंने आपको बताया किसकी किसकी पहचान करेगा, ये पहचान करेगा इनकम की और एक्सपेंडिचर की। और इनकम और एक्सपेंडिचर से ही क्या पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है कि नुकसान हुआ या हानि हुई। इसके बाद में आइडेंटिफाई करने के बाद में इसका काम क्या होता है, मीजर करना, यानी मापना, मेजरमेंट करना, मेजर करना। तो मेजर करना का मतलब क्या होता है, मापन करना। अच्छा, किसका मापन किया जाएगा, आप बताइए किसका मापन किया जाएगा। सपोज करिए आप थोड़ा सा मतलब एक सोचिए कि किसका मापन किया जाएगा। सिंपल सी बात है कि मापन हमेशा किया जाएगा किसका, मनी का, रुपयों का मापन किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस कब पता चलेगा, इनकम और एक्सपेंड किससे पता चलेगा, वो कहीं ना कहीं रुपयों से पता चलेगी। अब देखिए कंपनी कोई भी हो, वो हर एक चीज के लिए कहीं ना कहीं रुपए खर्च करती है। अगर उसको मशीन लानी है तो वो मशीन लाएगी, लेकिन अकाउंटिंग में मशीन के बारे में जिक्र नहीं होगा। अकाउंटिंग में जो मापन किया जाएगा तो वो किसका किया जाएगा, कि मशीन आखिर आई कितने की है। लगभग मान लीजिए 50,000 की मशीन आई, 1 लाख की मशीन आई, 2 लाख की मशीन आई, तो यहाँ पर ये नहीं लिखा जाएगा कि एक मशीन आई है,
यहाँ पर ये लिखा जाएगा एक मशीन कितने रुपए की आई, 50,000 रुपए की आई या 1 लाख रुपए की आई। मतलब यहाँ पर मनी के बारे में अकाउंटिंग जो है वो किससे संबंधित है, अकाउंटिंग रुपयों के आदान प्रदान से संबंधित है। अकाउंटिंग जो है वो किससे संबंधित है, यहाँ पर लिख लीजिए, अकाउंटिंग है वो किससे संबंधित है, रुपयों के आदान प्रदान से संबंधित है, रुपयों के आदान प्रदान से संबंधित है। तो अकाउंटिंग क्या है, रुपयों के आदान प्रदान से, मतलब जो भी अकाउंटिंग में कार्य होंगे, जो भी अकाउंटिंग का प्रोसेस होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, वहां पर हर जगह पर आपको कहीं ना कहीं मनी से संबंधित जानकारी यानी रुपयों से संबंधित जानकारी मिलेगी। अच्छा, अब एक बात बताइए, अकाउंटिंग का मतलब आइडेंटिफाई करना होता है, पहचान करना होता है। पहचान करने के बाद में हम उसका मेजर करते हैं, मतलब अगर पहचान कर लिया कि एक मशीन आई है, अब मेजर करेंगे कि कितने रुपए की आई है भाई, तो हम देखेंगे कि भाई 50,000 रुपए की आई है, तो हम उसको नोट करेंगे। इसके बाद में जब हमारा मेजर हो जाता है तब हम इसको क्या करते हैं, तब इसको हम नोट करते हैं, यानी इसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो दूसरा जो हमारे अगला स्टेज होता है वो क्या होता है, रिकॉर्डिंग का होता है, यानी उसको हम रिकॉर्ड करके लिखते हैं, मतलब लिखते हैं उसको, सिंपल सी बात है, क्या करते हैं, लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अभिलेख करना। इसका मतलब क्या होता है, अभिलेख करना यानी लिखना, अभिलेख करना। ये क्या होता है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग यानी अभिलेख करना। अच्छा, एक बात बताइए, क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम, जो हम मनी या जो मनी को या फिर जो भी हम मेजर करते हैं अकाउंट में या आइडेंटिफाई करके जिनको मेजर करते हैं, तो उसको हम किस में लिखते हैं, मतलब जो रिकॉर्डिंग का काम होता है वो किस में किया जाता है, किस में लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था और मैंने इसको सही से अच्छे से बताया भी था, हमारे नोट्स में भी इंक्लूड किया था। यहाँ पर मैं आपको क्लास के माध्यम से समझा रहा हूँ। लास्ट टाइम तो जब मैंने नोट्स दिए थे तब उसमें से आपका लगभग 80% अकाउंट का सिलेबस फंस गया था, तो इस बार तो हमारी कोशिश ये है 100% सिलेबस फंसना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग जो है वो किसमें होती है, वो होती है सर जर्नल में। किसमें होती है, जर्नल में रिकॉर्डिंग की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम कि जब हम अकाउंटिंग के द्वारा किसी भी वस्तु का आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, यानी आय और व्यय को देखते हैं और उसको मेजर करके वो कितना उसमें आय हुआ, कितना व्यय हुआ, उसको देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कहाँ पर लिखते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर करते हैं, इसका लेख अभिलेख कहाँ पर बनाते हैं, इसका अभिलेख बनाते हैं जर्नल में, यानी जर्नल में इसका अभिलेख बनाते हैं। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद में रिकॉर्डिंग के बाद में जो हमारा अगला प्रोसेस होता है, अगला प्रोसेस कौन सा होता है, अगला प्रोसेस जो होता है वो होता है क्लासिफाई करना। अगला प्रोसेस क्या होता है, अगला प्रोसेस होता है क्लासिफाई करना, यानी वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करना। अगला जो प्रोसेस होता है हमारा वो कौन सा होता है, वर्गीकृत करना, क्लासिफाई करना। अब यहाँ पर आप ये सोचिए कि आपसे, मतलब एक घर का एग्जांपल ले लीजिए, आप घर में रह रहे हैं और आपके मम्मी या पापा ने आपको 5,000 रुपए दिए हैं, 5,000 रुपए दिए हैं और आपसे कहा गया कि आप इसको खर्च कर दीजिए। लेकिन बाद में आपसे पूछा जाएगा ना कि भाई इनको बताइए तो सही कम से कम कि आपने खर्च कहाँ कहाँ पर किया है, किस किस जगह पर खर्च किया है। सपोज करिए आपने 3,000 रुपए रेंट दे दिया, किसी भी मतलब एक कोचिंग की फीस दे दी, या फिर 499 में कोर्स खरीद लिया, 499 में 499 में कोई कोर्स खरीद लिया, मान लीजिए एग्जाम वेब का ही कोर्स खरीद लिया। इसके बाद में 300 रुपए आपने और कहीं खर्च कर दिए, अपने मतलब फास्ट फूड वगैरह खाने में खर्च कर दिए। इसके बाद में आपने और भी कहीं खर्च कर दिए, 1,000 रुपए खर्च कर दिए लगभग आपने कपड़े खरीदने में, और इसके बाद में बचे हुए रुपए और कहीं खर्च कर देते हैं। तो आप इसको क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे कि आखिर हमने जो रुपए खर्च किए हैं वो कहाँ कहाँ पर किए हैं। और जो क्लासिफिकेशन किया जाता है अकाउंट में, जो भी हमारा क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, अभी हम इसको एक कंपनी के माध्यम से समझाएंगे कि कंपनी, अगर कंपनी का कोई अकाउंट बनाना है तो उसको हम किस प्रकार से इन प्रोसेस के हिसाब से बना सकते हैं। तो क्लासिफाई जो किया जाएगा वो कहां पर किया जाएगा, ये किया जाएगा लेजर में। कहां पर किया जाएगा, ये किया जाएगा सर लेजर में किया जाएगा, ये किया जाएगा लेजर में। तो क्लासिफिकेशन कहां पर होता है, क्लासिफिकेशन लेजर में होता है। वर्गीकरण जो किया जाएगा वो कहां पर किया जाएगा, लेजर में किया जाएगा। इसके बाद में इसकी अगली स्टेज क्या होती है, समराइज करना। जो भी हमारा मतलब जितना भी हमने क्लासिफाई करके जो भी अमाउंट वगैरह सारी चीजें लिखी हैं, इतना मतलब कंप्लीट एक अकाउंट तैयार किया है, तो इसको कहीं ना कहीं हमें समराइज करने की भी तो जरूरत पड़ेगी, तभी तो हम जाकर इसको क्या है सही से सभी को समझा पाएंगे, बता पाएंगे। तो अगली जो स्टेज होती है वो क्या होती है, समराइज करना। और समराइजिंग का जो काम होता है वो कहां पर होता है,
ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है। समराइजिंग का काम जो होता है वो कहाँ पर होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है। और समराइजिंग को क्या कहते हैं हम, संक्षेपण या सारांश। सारांश में लिखना मतलब बहुत ही शॉर्ट में लिखना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, संक्षेपण करना, संक्षेपण करना। अगली जो स्टेप होती है वो क्या होती है, संक्षेपण करना। अब देखिए संक्षेपण हो गया है, अब क्या हो गया है, संक्षेपण हो गया है। तो इसके बाद की जो अगली स्टेज होगी वो क्या होगी, इसको एनालाइज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, कि एनालिसिस किया जाएगा ना, मतलब क्या है, इसके बारे में विश्लेषण किया जाएगा। क्या किया जाएगा सर, विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि विश्लेषण भी तो बहुत जरूरी है, एनालिसिस भी तो बहुत जरूरी है, कि कहीं ना कहीं इसमें देखिए देखते हैं कि गलत ना हो जाए, या फिर कोई भी चीज है वो सारी चीजें मतलब गलतियां ना हो जाए, तो इसलिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मतलब एक बार दोबारा से चेक किया जाता है, मतलब कोई भी अकाउंट अगर बनाया है आपने, कोई भी अकाउंट तैयार किया, या फिर कोई भी आपने खाता बनाकर तैयार किया, आपने घर से मतलब खर्च भी, अब जैसे सपोज करिए कि आपने एक काम किया है, कि आप 2 से 3 लोग एक रूम में रह रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ ऑनलाइन सामान ला रहे हैं, और आपने एक खाता बुक चला के रखी है। इन दोनों लोगों ने क्या किया है, खाता बुक चला के रखी है, और इन खाता बुक के माध्यम से आप डेली क्या कर, आप अपना जो भी खर्च होता है, जो भी आप दोनों लोग आपस में मिलकर खर्च कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर अपने अपने एंट्री कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं। लेकिन एंट्री करने के बाद में ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा लिखते हैं कि मैं यहाँ से बाहर बाजार गया था, बाजार में मुझे वो चीज दिखी तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसको लेकर आ गया और यहाँ पर लाकर रख दी, और वो फिर लिखेंगे आप कि वो वस्तु जो थी वो इतने रुपए की थी। ऐसा तो करेंगे नहीं, आप पर्टिकुलर क्या लिखेंगे, उस वस्तु का नाम लिखेंगे, और साथ में उसके अमाउंट लिख देंगे कि ये वस्तु हमने इतने रुपए में लाकर रखी है। तो ये क्या है, ये हमारा तैयार हो जाता है, एक तरीके से हमारा समरी तैयार हो जाती है, जो हम स्टार्टिंग के प्रोसेस से लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ये समरी तैयार हो गई, लेकिन फिर बाद में आपको इसको एनालाइज भी करते हैं, कि आप देखते हैं कि मैं और भी कहीं ऐसा चीज तो नहीं लाया हूँ जो छूट गई हो, जो मैंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से नहीं किया हो, और लेकिन यहाँ पर मैंने नोट ना किया हो, मतलब इस खाता बुक में नोट ना किया हो, लेकिन मैंने वो चीज परचेज की है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की मदद से। तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को खोलेंगे, देखेंगे, और वहां पर मिलाएंगे कि कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जो यहाँ पर नहीं लिखी है। मतलब सारी चीजें क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, कोई छूट तो नहीं रहा है, कोई चीज, कोई ऐसी वस्तु जो छूट रही हो, जो यहाँ पर ना नोट की गई हो, तो उसका मतलब क्या होता है, एनालाइज करना। तो यहाँ पर क्या है, जो स्टेप बनती है अगली, वो बनती है एनालाइज करना, यानी विश्लेषण करना। अब देखिए एनालाइज यानी विश्लेषण करने के बाद में जब विश्लेषण हो जाता है, तब होता है इंटरप्रेटिंग, यानी व्याख्या करना। इसके बाद में अगली स्टेप क्या होती है, इंटरप्रेटिंग, यानी क्या होता है, व्याख्या करना, व्याख्या करना। अच्छा, व्याख्या किसकी की जाती है, आप बताइए, व्याख्या किसकी की जाएगी। किसी भी अगर मान लो कोई भी अकाउंट बनाकर तैयार किया है, तो व्याख्या किसकी की जाएगी, व्याख्या की जाएगी सर ट्रेडिंग की जाएगी, किसकी की जाएगी, ट्रेडिंग की जाएगी। व्याख्या की जाएगी सर लॉस एंड लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट की व्याख्या की जाएगी, लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट की व्याख्या की जाएगी। तो इन्हीं सब चीजों की तो व्याख्या की जाती है। इसके बाद में इंटरप्रेटिंग यानी व्याख्या करने के बाद में एक आप अंतिम चरण करते हैं कम्युनिकेटिंग का। अंतिम चरण क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग का, कम्युनिकेटिंग यानी संप्रेषण का। देखिए इसकी भी क्यों आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। संप्रेषण जो है वो अंतिम चरण होता है। यहाँ पर हमारा क्या बनकर तैयार हो जाता है, यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है बैलेंस शीट। यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाता है, बैलेंस शीट बनकर तैयार हो जाती है, बैलेंस शीट। तो ये हमारे जो प्रोसेस होते हैं वो ये क्या कहलाते हैं, अकाउंटिंग के प्रोसेस कहलाते हैं। यानी जो हमारे लेखांकन की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, सबसे पहले अकाउंटिंग में हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं चीजों को, कि क्या क्या चीजों की अकाउंटिंग होनी चाहिए, मतलब कितना इनकम हुआ, कितना व्यय हुआ, कितनी इनकम हुई, कितना एक्सपेंड हुआ। फिर इसके बाद में हम उसका मापन करते हैं कि जो हमारा इनकम और व्यय हुआ है वो कहाँ कहाँ पर हुआ है और कितने रुपए का हुआ है। जब हम उसका मापन कर लेते हैं, फिर हम उसका अभिलेख बनाकर तैयार करते हैं, और जब हम अभिलेख बनाकर तैयार करते हैं तो अभिलेख कैसे बनाते हैं, उसको वर्गीकृत बनकर तैयार करते हैं। अब देखिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ पर पेज को 2 साइज करेंगे। मैं आपको 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक बताऊंगा आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बता रहा हूं कंपनी से रिलेटेड एग्जाम्पल, कंपनी से रिलेटेड एग्जाम्पल।
देखिए यहाँ पर मैं मोस्टली इंग्लिश यूज करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं बताऊंगा, हिंदी भी बताऊंगा, लेकिन मोस्टली जो है वो इंग्लिश यूज करूंगा, क्योंकि जो इंग्लिश शब्द हैं वो आपको आसानी से याद हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। हिंदी में आपको बहुत ही दिक्कत होगी, मेरी मानी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आपको मैं अगर बताऊंगा व्यापारिक खाता, तो व्यापारिक खाता में आप 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर होता क्या है। लेकिन जैसे ही मैं आपको बता दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो आप पता कर लेंगे भाई इसमें लाभ हानि खाता होता है, आर्थिक चिट्ठों का खाता होता है, यानी बैलेंस शीट का निर्माण किया जाता है। तो इन सभी में क्या है, व्यापारिक खाता के अंतर्गत आता है। मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हमारा पुस्त पालन, तो पुस्त पालन देखिए कितना मतलब अजीब सा वर्ड है, हालांकि हिंदी का वर्ड है, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ, हिंदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ। पुस्त पालन की जगह आप क्या याद रख लीजिए, बुक कीपिंग। देखिए जहां पर हमारा फायदा हो रहा है हमें वहां पर वो काम करना चाहिए। हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषा यूज करते हैं, आप बहुत अच्छी चीज है, मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा को यूज करते, प्रयोग करते हैं और बोलते भी हैं, तो ये सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हमारा फायदा ये है कि हमको जो अकाउंटिंग है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स समझ में आएगी, मतलब जब हम दोनों भाषा में इसको पढ़ेंगे तभी इसको समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पर दोनों भाषा पढ़िएगा, आप पढ़िएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो भी समझ में नहीं आ रहा आप हमसे पर्सनल मैसेज करिए। जो हमारा ये नंबर दिया गया है 9648043168, इस नंबर पर आप मैसेज करिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ से पूछ लीजिए। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की, और एक एग्जाम्पल है हमारा कंपनी से रिलेटेड एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मान लेते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल। रियल लाइफ एग्जाम्पल में आप रूम लेकर बाहर रह रहे हैं, मतलब दिल्ली, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दिल्ली में कोई भी एक स्टूडेंट रह रहा है रूम लेकर। अब ये स्टूडेंट जो रह रहा है, इसके जो पेरेंट्स हैं, इसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इस स्टूडेंट्स को, जो दिल्ली में ये स्टूडेंट रह रहा है, इस स्टूडेंट को कितने, लगभग 10,000 रुपए प्रति माह डालते हैं। कितने रुपए डाल रहे हैं, 10,000 रुपए प्रति माह डालते हैं। अब देखिए ये क्या कर रहा है, अपना इस चीजों का अकाउंटिंग करेगा। तो सबसे पहले तो ये देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा। क्या आइडेंटिफाई करेगा, कि इसके पास आखिर रुपए कितने आए। तो कितने रुपए आए, 10,000 रुपए आए। कितने रुपए आए भाई, इसके पास 10,000 रुपए आए। इसने क्या आइडेंटिफाई किया, कि इसके माता पिता ने रुपए भेजे हैं, रुपए भेजे हैं, ये आइडेंटिफाई किया। सिर्फ आइडेंटिफाई क्या किया, मैं यहाँ पर आपको प्रोसेस का नाम लिखाता जा रहा हूँ। पहले बात करते हैं आइडेंटिफाई की, यानी पहचाना क्या है। तो इसने ये पहचाना है कि इसके जो माता पिता हैं, माता पिता ने, या पिता कह लीजिए, पिता ने क्या किए हैं, रुपए भेजे हैं। ये इसने आइडेंटिफाई किया, इस बच्चे ने रुपए भेजे हैं। अब कितने भेजे हैं वो मीजर करेगा, वो क्या करेगा, मीजर करेगा। कितने भेजे हैं सर, 10,000 रुपए भेजे हैं। उसका काम क्या है, मीजर करना, 10,000 रुपए। अब ये क्या कर रहा है, 10,000 रुपए भेजे हैं तो इसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेगा। मतलब रिकॉर्ड इन द सेंस क्या है, अकाउंट में भेजेंगे तो अकाउंट में तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा, तो इसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेगा, लिख लेगा, अभिलेख बना लेगा कि कितने रुपए आए, 10,000 रुपए आए हैं। अभिलेख बना लेगा कहीं ना कहीं, कितने रुपए आए हैं, 10,000 रुपए आए हैं। और ये अभिलेख जो बनाएगा उसको हम अकाउंटिंग की भाषा में क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। हालांकि इसको हम बाद में समझाएंगे सारी चीजें। इसके बाद में अब इसने क्या किया, अभिलेख बनाया। किसका अभिलेख बनाया, इन 10,000 रुपए का। और अभिलेख किसका, और किसका बनाया, कि इसने कहां पर इसका खर्च हुआ है। और क्या अभिलेख बनाया, इसने अभिलेख बनाया कि इसके खर्चों का अभिलेख, खर्चों का अभिलेख बनाया है। इसके बाद में जब ये खर्चों का अभिलेख बनाएगा, तो ये अभिलेख जब बनाएगा तो वो किस प्रकार बनाएगा, तो ये बनाएगा क्लासीफाई करके। कैसे बनाएगा, क्लासीफाई करके, यानी वर्गीकृत करके खर्च बनाएगा, वर्गीकृत करके अभिलेख बनाएगा। सपोज करिए 10,000 में इसको वर्गीकृत करना है, 5,000 रुपए रेंट दे दिया, 5,000 रुपए रेंट दे दिया। और अगर कहीं बाहर से खाना खा रहा है तो 3,000 रुपए का खाना खा लिया, 3,000 रुपए का किसका खर्च आ गया, फूड का खर्च आ गया। इसके बाद में और भी मतलब बहुत से खर्च होते हैं। ट्रेवल का खर्च, मान लो कहीं जा रहा है, कोचिंग वगैरह जा रहा है, तो अगर उसमें कहीं ना कहीं किराया लगता है तो ट्रेवल का एक्सपेंड आता है। तो इस प्रकार से ये क्या करेगा, ये वर्गीकृत करेगा इन सभी चीजों को। तो जब ये वर्गीकृत कर लेगा तो वो किस में करेगा, क्लासीफाई में करेगा, वर्गीकृत करेगा। अब वर्गीकृत करने के बाद में ऐसा तो है ना कि वो सारी डिटेल में A to Z हर एक चीज डिटेल में लिखेगा। मतलब अगर वर्गीकृत उसने किया है
कि भाई उसका खर्च हो गया, ट्रेवल में खर्च हो गया, तो ऐसा तो लिखेंगे नहीं मैं सुबह डेली कोचिंग जाता हूँ, कोचिंग से वापस आता हूँ, तो इस वजह से मेरे 20 या 40 रुपए खर्च हो जाते हैं डेली। तो ऐसे तो लिखेगा नहीं, वो क्या लिखेगा कि मेरे ट्रेवल में कितना मंथ में खर्च हुआ। अगर 40 रुपए पर डे हो रहा है तो मंथ में 1200 रुपए खर्च हो रहा है। अगर वो डेली जाता है, मतलब संडे को भी जाता है, 30 का महीना है तो 1200 रुपए, वरना 31 का महीना तो 1240 हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये सब क्या बताते हैं, ये सब हमारे बताते हैं, वर्गीकृत करते हैं। मतलब अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है, रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, जब ये वर्गीकृत कर लेगा तो वर्गीकृत करने के बाद में उसको कैसे नोट करेगा, समराइज करेगा, मतलब उसको बहुत ही संक्षेप में लिखेगा, जिससे कि अगर उसके माता पिता उससे पूछेंगे तो वो समरी बता पाए कि हमने यहाँ पर इतना इतना रुपए खर्च किया है। तो उसको क्या करेगा, समराइज करेगा, यानी संक्षेपण में लिखेगा। और जो संक्षेपण होता है वो कहाँ पर होता है, ट्रायल बैलेंस में होता है। हालांकि इसको हम कंपनी से रिलेटेड एग्जांपल में समझेंगे। फिर इसके बाद में जब ये समराइज कर देगा, फिर एक बार ये क्या सोचेगा कि मैं इसको एनालिसिस कर लूं, एक बार चेक कर लूं सही मैंने लिखा है या नहीं लिखा है, मतलब सारी जानकारी मेरे द्वारा जो दी गई है वो सही से दी गई या नहीं दी गई है। जब ये एनालाइज कर लेगा, फिर इसके बाद में ये फाइनल व्याख्या कर देगा, मतलब इंटरप्रेटिंग कर देगा, यानी क्या कर देगा, व्याख्या कर देगा। और जब ये व्याख्या कर देगा, किसकी व्याख्या कर देगा, ट्रेडिंग की व्याख्या करेगा। मतलब सिंपल सी बात है, मतलब उसने कहां कहां पर खर्च किया है इन सब की व्याख्या कर देगा, बता देगा। मतलब अगर उससे कोई भी पूछेगा तो वो व्याख्या में बता देगा। और जब ये व्याख्या में बता देगा, इसके बाद में कम्युनिकेशन में भी बताएगा, मतलब कम्युनिकेशन में फाइनल जानकारी दे देगा कि हमने यहाँ पर खर्च किया है, इतना रुपए खर्च किया है और इतना रुपए बचा, मतलब 10,000 रुपए में से जो भी खर्च हुआ है वो अपने माता पिता को कम्युनिकेट करके बता देगा, संप्रेषण के माध्यम से बता देगा। मतलब एक ओवरऑल बैलेंस शीट दे देगा। क्या दे देगा, एक बैलेंस शीट दे देगा, जिसके माध्यम से हम बता देगा कि हमने यहाँ यहाँ पर खर्च किया है रुपए। अब देखिए हम कंपनी से रिलेटेड एग्जाम्पल समझते हैं, वहां पर समझ नहीं पाते इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कंपनी रिलेटेड एग्जाम्पल। कंपनी रिलेटेड एग्जाम्पल क्या है, देखिए सपोज करिए कोई एक कंपनी है, कोई एक क्या है, कोई एक कंपनी है, कंपनी का नाम रख देते हैं एग्जाम वेब। कंपनी का नाम क्या रखते हैं, एग्जाम वेब। कोई एक कंपनी है एग्जाम वेब। अब देखिए एग्जाम वेब क्या है, इसमें जो भी खर्च होगा, जैसे सपोज करिए इसमें टीचर लगे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, या फिर और कहीं खर्च आ रहा है, कहीं ना कहीं से खर्च हो रहा है, तो इसकी अगर अकाउंटिंग करनी है तो इसकी अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको आईपैड पर पढ़ा रहा हूँ, आईपैड की जो पेंसिल है उसका मतलब उसका आइडेंटिफाई, उसकी पहचान की जाएगी, मैंने पेंसिल में कितना खर्च किया, आय व्यय मेरी क्या हुई, मतलब इनकम क्या हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, पहचान की जाएगी। जो आईपैड है उसमें क्या है, मतलब उसकी पहचान की जाएगी, पेंसिल की पहचान की जाएगी। मतलब ओवरऑल एग्जाम वेब में जितनी भी चीजें या फिर जितनी भी वस्तुएं या फिर जितनी भी एसेट्स या लायबिलिटी या फिर कोई भी व्यक्ति कुछ भी यूज हो रहा है, अगर व्यक्ति का मतलब क्या है, व्यक्ति यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, लेकिन व्यक्ति को कितनी सैलरी दी जा रही है वो लिखी जाएगी, मेजरमेंट लिखा जाएगा यहाँ पर केवल। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आखिर जो कंपनी में क्या क्या आय हो रही है, क्या क्या व्यय हो रहा है, मतलब किन किन माध्यम से आय हो रही है, किन किन माध्यमों से व्यय हो रहा है। तो ये सारी चीजें आइडेंटिफाई की जाएंगी, पहचान की जाएंगी एग्जाम वेब में। फिर इसके बाद में जब ये प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर मीजर किया जाएगा। मीजर का मतलब क्या है कि जो भी, जैसे मान लो सपोज करते हैं कि एग्जाम वेब एक टीचर को 4,000 रुपए दे रहा है, एक टीचर को 2,000 रुपए दे रहा है, इस तरीके से। और दूसरा क्या है कि जो आईपैड आया वो मान लेते हैं लगभग 30,000 का आया है, 30,000 का आईपैड आया है, 8,000 की पेंसिल आई है। तो इस तरीके से क्या है, एक मीजरमेंट किया गया। अब जो ये मीजरमेंट है वो किसमें किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, ये मनी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, मनी में, यानी धन में किया जाता है। जब ये मीजरमेंट हो गया तो ये ऐसे तो केवल मीजरमेंट किया गया है, अभी लिखा नहीं गया। जब जो हमारा मीजर के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आता है, उसमें हम उन चीजों को लिखते हैं, यानी रिकॉर्ड में इन चीजों को लिखते हैं कि कहाँ पर कितना खर्च हुआ, ये इसका रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, अभिलेख बनाते हैं। और ये अभिलेख कहाँ पर बनाया जाता है, जर्नल में बनाया जाता है। याद रखिएगा अभिलेख जो है वो कहाँ पर बनाया जाता है, जर्नल में बनाया जाता है, जर्नल में लिखा जाता है। जब ये रिकॉर्ड कर लिया गया है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको क्लासीफाई करके लिखा जाएगा, वर्गीकृत करके, कि जैसे मान लो टीचर व्यक्ति लगे हुए हैं तो उनको कितना जा रहा है, कोई मशीन मशीन आ रही है एग्जाम वेब की तरफ से, वो कौन कौन सी आ रही है, कोई प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट आ रहे हैं तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज का कॉस्ट है
जो मैं टेस्ट सीरीज बनवा रहा हूँ उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, जो मैंने नोट्स टाइप कराए हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो ये सारी चीजें देखकर फिर बाद में क्या देखा जाएगा कि हमारा जो ये ईपीएफओ का कोर्स है वो कितना बिका है, मतलब कितने लोगों ने खरीदा है और कितने रुपए का बिका है, ये सारी चीजें चेक की जाएंगी। इसके बाद में कंप्लीट कॉस्ट देखी जाएगी कि क्या क्या कॉस्ट आई है, टीचर की क्या कॉस्ट आई है, और इसके बाद में जो आपको नोट्स दिए गए उनके नोट्स की टाइपिंग कराने में क्या कॉस्ट आया है, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी तो टेस्ट सीरीज टाइप कराने में क्या कॉस्ट आई है। तो ये सारी चीजें देखकर बाद में निकाला जाएगा, बैलेंस शीट में बताया जाएगा कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये सारी चीजें बताई जाएंगी। अब देखिए रिकॉर्ड के बाद में क्या है, क्लासीफाई करना, क्लासीफाई किया जाएगा यानी वर्गीकृत किया जाएगा, वर्गीकृत किया जाएगा। इसके बाद में एक चीज और देखिएगा, जब इसको वर्गीकृत किया जाएगा तो वो किसमें किया जाता है, लेजर में किया जाता है। किसमें किया जाता है सर, लेजर में किया जाता है। वर्गीकृत किसमें किया जाता है, लेजर में किया जाता है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। वर्गीकृत करने के बाद में क्या किया जाएगा, समराइज किया जाएगा। देखिए अकाउंटिंग ऐसा है कि मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि जितना मन है जितना जो भी खर्च हुआ है वो सारी चीजें लिख दें, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन लिख दें। तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन तो नहीं लिखी जा सकती है ना, तो इसीलिए इसको क्या है, समरी बनाई जाती है, संक्षेपण किया जाता है, संक्षेप में लिखा जाता है। और ये समरी किस में बनाई जाती है सर, ये जो समरी है वो ट्रायल बैलेंस में बनाई जाती है। किस में बनाई जाती है, ट्रायल बैलेंस में बनाई जाती है। अब इसके बाद में समरी बन गई, समरी बनने के बाद में क्या होता है, एनालिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है कि जो भी एग्जाम वेब के द्वारा जो डाटा दिया गया वो सही है या नहीं सही है, या फिर कहीं गलत टाइप नहीं हो गया, फिर कहीं गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना हो गई हो। तो इस सभी चीजों का एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, जिससे सही जानकारी दी जा सके। तो एनालिसिस करने के बाद में क्या होता है, जब एनालिसिस हो जाएगा तब इंटरप्रेटिंग की जाती है यानी व्याख्या की जाएगी। इसके बाद में क्या होगा, इंटरप्रेटिंग किया जाएगा यानी व्याख्या की जाएगी। एनालिसिस करने के बाद में क्या होता है, व्याख्या की जाएगी। व्याख्या की जाएगी कि जो 4,000 और 2,000 रुपए किसको दिए हैं, ह्यूमन पावर को दिए हैं, मतलब ह्यूमन जो वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, ह्यूमन लेबर वर्क कर रहे हैं उनको दिए गए हैं। 30,000 रुपए जो है वो 30,000 और प्लस 8,000, 30,000 और प्लस 8,000 ये किस में खर्च किए गए हैं, ये मशीनरी में खर्च किए गए हैं, मशीनरी में। 4,000 किस में खर्च किए गए, सपोज करते हैं 4,000 खर्च किए गए हैं प्रिंटिंग में, प्रिंटिंग में। और सपोज करिए 2,000 किस में खर्च किए गए हैं, 2,000 किए गए हैं टेस्ट में, टेस्ट बनाने के लिए 2,000 रुपए खर्च किए गए हैं। तो मतलब इस तरीके से क्या किया जाएगा, एक व्याख्या की जाएगी ये सारी चीजों की। तो ये क्या होता है, ये व्याख्या होती है जो हम अकाउंटिंग में करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से चीजें। और जो मैं यहाँ पर डाटा बता रहा हूँ एक काल्पनिक डाटा है, इसको आप सच मत मानिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, व्याख्या की जाती है। अब व्याख्या करना है, इसके बाद में क्या होगा, अब भाई इसके बाद में जब व्याख्या हो जाएगी तब मैं आपको मतलब यहाँ पर कम्युनिकेट करूंगा। क्या करूंगा, कम्युनिकेट। ये बहुत जरूरी होती है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, जब तक भाई हम अपनी कंपनी के लाभ के बारे में लोगों को बताएंगे नहीं तब तक लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, मतलब संप्रेषण जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है, संप्रेषण। और ये जो संप्रेषण है वो किसमें तैयार किया जाता है, बैलेंस शीट में तैयार किया जाता है। किसमें तैयार किया जाता है, बैलेंस शीट में तैयार किया जाता है संप्रेषण। संप्रेषण जो है वो किसमें तैयार किया जाएगा मेरे प्यारे भाई, बैलेंस शीट में तैयार किया जाएगा। तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा। जितना भी मैं आपको पहले लेक्चर में बता रहा हूँ, मान के चलिए एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन जो है यहाँ से 100% आने वाला है। 101% की गारंटी ले लीजिए, यहाँ से आपको पहले लेक्चर से ही आपको कम से कम एक क्वेश्चन मिलेगा। एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं लेकिन मैं 101% की गारंटी ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में क्या होता है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट के बारे में बताया जाता है, लॉस हुआ है तो लॉस के बारे में बताया जाता है। तो ये सारी चीजें जानकारी दी जाती हैं। या फिर कहीं ना कहीं इक्वल रहा है तो इक्वल के बारे में बताया गया कि ना ही तो प्रॉफिट हुआ है ना ही तो लॉस हुआ है। कंपनी को देखिए, कंपनी का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाना होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तब तो ठीक है, लॉस हो रहा है तो कंपनी घाटे में जाएगी, फिर क्या वो कंपनी मतलब चल पाएगी आगे, नहीं चल पाएगी। सिंपल सी बात है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें अकाउंटिंग के अंतर्गत अकाउंटिंग के अंतर्गत आती हैं। 1 मिनट का समय दीजिए।
तो अकाउंटिंग में ये सारी चीजें आती हैं जो मैंने अभी तक आपको बताई। सॉरी, अब देखिए बात करते हैं किसकी, हम अकाउंटिंग में ही हम बात करेंगे। मैंने आपको जो यहाँ पर टर्म बताए हैं, सबसे पहले क्या बताया था, एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। मैं आपको क्लास के अंदर ही सारी चीजें याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार रिवाइज कराऊंगा, बार बार शब्दों का यूज करूंगा, बार बार शब्दों का प्रयोग करूंगा, जिससे आपको सारी चीजें याद हो जाएं। मैंने आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस बताया था, अकाउंटिंग का प्रोसेस बताया था, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस बताया था कि अकाउंटिंग जो है वो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब पहचान करते हैं, हिंदी में लिखूंगा, पहचान करते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पहचान करना। दूसरा प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, मापना। दूसरा प्रोसेस होता है क्या, मापना या मेजर करना। अब यहाँ पर हम देखिए बात करेंगे, अभी इसके बारे में बात करेंगे किसका। फिर इसके बाद में क्या प्रोसेस होता है, अभिलेख करना, अभिलेख करना यानी नोट करना, अभिलेख इसके बाद का प्रोसेस होता है। इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, वर्गीकरण। वर्गीकरण, वर्गीकरण के बाद का प्रोसेस क्या होता है, विश्लेषण। और विश्लेषण के बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है व्याख्या। और व्याख्या के बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है संप्रेषण। संप्रेषण। तो ये क्या है, आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस है। कंप्लीट अकाउंटिंग जो है उसका प्रोसेस है, मतलब अकाउंटिंग का ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज बताइए आप लोग, क्या बताएंगे कि जब हम पहचान करते हैं तो वो हम किसकी पहचान करते हैं, वो पहचान करते हैं हम आय की, वो पहचान करते हैं हम व्यय की, मतलब कितनी आय आई है, कितनी व्यय आई है, या फिर कितना मतलब जो भी आय व्यय पर ही बिजनेस डिपेंड करता है, इनकम और एक्सपेंड दोनों पर। देखिए जब भी कोई बिजनेस होता है वहां पर इनकम होती है पहले या फिर खर्च होता है, मतलब इनकम होती है, आय भी होती है और खर्च भी होता है। सपोज करिए किसी आप दुकान पर गए होंगे, दुकान देखी होगी, तो दुकान पर क्या है, आय और व्यय दोनों लगा रहता है। आप क्या है, और इसी में पता चलता है प्रॉफिट के बारे में। दुकानदार क्या करता है कि सबसे पहले सामान खरीद कर लाता है, तो सबसे पहले क्या करता है, वो व्यय करता है, व्यय करेगा, सामान खरीद के लाएगा। दुकान में जब सामान होगा तभी तो आप लेने जाएंगे, और दुकान में सामान ही नहीं होगा तो आप पहले से तो रुपए देकर आएंगे नहीं, पहले से तो सामान खरीद, मतलब जब सामान ही नहीं है तो आप सिंपल सी बात है उस दुकान में जाएंगे ही नहीं। तो सबसे पहले दुकानदार क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है, खर्च कर रहा है। खर्च करेगा, जब दुकान में सामान दिखेगा तभी तो आपके पास आएगा, और जब वो दुकानदार के पास मतलब कोई भी व्यक्ति दुकानदार के पास जाएगा और तब जाकर वहां से सामान लेगा, और जब वो जितने का सामान ले रहा है तब उसकी क्या होगी, इनकम होगी, तब क्या होगी, इनकम होगी। सपोज करिए उसने सामान को खर्च करने में लगाया है 200 रुपए, 200 रुपए का सामान खरीदा, और उसने जो इनकम की है वो 300 रुपए की है, तो यहाँ पर उसको क्या हो जाएगा, 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि लास्ट में बैलेंस शीट के माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से बैलेंस शीट में बताया जाएगा, तो वो लास्ट में बताया जाएगा। तो क्या हुआ, अगर मान लेते 200 रुपए का सामान खरीदा था लेकिन जो दुकानदारी हुई वो 100 रुपए की, तो यहाँ पर 100 रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको संप्रेषण में बताई जाती हैं, मतलब लास्ट में जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में ये सारी जानकारी दी जाती है। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहचान करना, वो किसकी पहचान करेगा, आय की और व्यय की पहचान करेगा। मापना, किसको मापेगा, मीजर, मीजर करना मतलब मनी का यानी मुद्रा का, किसको मापेगा, मुद्रा को। इसके बाद में इसका अभिलेख करेगा, रिकॉर्ड करेगा, इसको लिखेगा, जो भी मुद्रा होगी उसको लिखेगा। इसके बाद में इसको क्लासिफाई करेगा, वर्गीकृत करेगा। अब जो देखिए रिकॉर्ड करता है, जो रिकॉर्ड करेगा वो कहाँ पर लिखेगा, जो रिकॉर्ड करेगा वो किस जगह पर रिकॉर्ड करेगा, यानी कहाँ पर लिखेगा, उसे हम बोलते हैं अकाउंट की भाषा में जर्नल। क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। इसी जगह पर क्या है, अभिलेख किया जाता है, मतलब जो भी अकाउंटिंग के माध्यम से किसी भी वस्तु का पहचान की गई है और उस वस्तु के कितने, मतलब जो भी मनी निकली है, मतलब जो वस्तु के द्वारा जो पहचान की गई है उससे जो मुद्रा का रूप है उसको हम अभिलेख करते हैं, और वो अभिलेख यानी रिकॉर्ड करते हैं, वो कहाँ पर करते हैं, वो हम जर्नल में करते हैं। इसके बाद में इसको क्लासीफाई किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसको क्लासिफाई किया जाएगा, वर्गीकृत किया जाएगा। अब जो ये वर्गीकृत किया जाएगा वो कहां पर किया जाएगा, वो किया जाएगा लेजर में। कहां पर किया जाएगा, लेजर में इसको वर्गीकृत किया जाएगा, वर्गीकृत किया जाएगा। वर्गीकृत का मतलब क्या है, मतलब अलग अलग भागों में बांट देना। अगर आपको 10,000 रुपए दिए हैं, या फिर कंपनी ने, जैसे दुकानदार का एग्जाम्पल लेते हैं, दुकानदार ने मान लेते हैं
₹200 का सामान खरीदा था, 200 में इसने ₹50 का खरीदा था, टॉफी वगैरह ₹50 का खरीद लिया, मतलब कुछ भी लॉलीपॉप हो गया या फिर कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर दुकान का एग्जाम्पल सुटेबल नहीं हो रहा है, या फिर मैंने बहुत ही कम अमाउंट बता दिया है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरे एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम वेब की एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने सोच लिया था कि भाई मैं पर्टिकुलर इस कोर्स के लिए कुछ एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंडिचर करूंगा। वो मैं क्या करूंगा, वो मैंने सोच लिया था कि भाई मैं इसमें करीबन 30,000 रुपये एक्सपेंड करूंगा। कितने रुपए? 30,000 रुपये एक्सपेंड करूंगा। जिसमें से मैंने ये सोचा था कि 30,000 में आपके लिए मैं 10,000 के नोट्स की टाइपिंग करा लूंगा, नोट्स और एमसीक्यू या टेस्ट की टाइपिंग करा लूंगा, नोट्स एंड टेस्ट की टाइपिंग। इसके बाद में 10,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट में, 10,000 रुपये किसमें? एडवर्टाइजमेंट में, 10,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट में। इसके बाद में 5,000 रुपये, 5,000 रुपये में कोई भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। 5,000 रुपये में या फिर हम कह सकते हैं 10,000 रुपये, 10,000 रुपये टीचर्स को दे दिए, टीचर्स को दे दिए। तो ये सब क्या है, ये सब वही तो किया गया ना, वर्गीकृत किया गया कि नोट्स के लिए कितने खर्च किए, एडवर्टाइजमेंट का मैं कितना खर्च किया और टीचर्स को कितना दिया। तो ये सब क्या है, ये सब क्लासीफाई किया गया है। वो किसमें किया जाता है, वो लेजर में किया जाता है। ये सब किसमें किया जाएगा, ये सब किया जाएगा लेजर में किया जाएगा। कहाँ पर? जो हमारा सीए होगा वो इन सभी चीजों को लेजर में रखेगा, लेजर में रखेगा। ये चीज याद रखिए, LEDGER, लेजर। इसको लेजर ही याद रखिएगा, इसके अलावा आप इसका हिंदी अर्थ बिल्कुल मत ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेजर ही वैसे आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। और जब ये लेजर में लिख लेगा, इसके बाद में वर्गीकृत कर लेगा लेजर में, तब इसका विश्लेषण किया जाएगा। अब जब इसका विश्लेषण किया जाएगा, यहाँ पर एक चीज छूट रही है, वर्गीकरण वर्गीकरण करने के बाद में, वर्गीकृत करने के बाद में एक चीज तो मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं है। जब वर्गीकृत किया जाएगा तो इसको संक्षेपण भी तो किया जाएगा, मतलब समराइज किया जाएगा। समराइज के बाद में क्या किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण के बाद में व्याख्या की जाएगी, और व्याख्या के बाद में संप्रेषण किया जाएगा। संप्रेषण किया जाएगा, तो ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए हम बात कर रहे थे किसके बारे में, संक्षेपण के बारे में। तो संक्षेपण जो है, संक्षेपण किसमें किया जाता है, संक्षेपण किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। किसमें किया जाता है, ट्रायल बैलेंस में। इसके बाद में विश्लेषण किया जाएगा, मतलब एनालाइज किया जाएगा, दोबारा से चेक किया जाएगा, और इसके बाद में इसकी व्याख्या की जाएगी, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, व्याख्या की जाएगी। और जब इसके बाद में जब इसकी व्याख्या हो जाएगी, अंततः यह किसमें आएगा, कम्युनिकेशन में आएगा। और जो कम्युनिकेशन में आता है, कम्युनिकेशन में आता है, तो उसे उसको हम किस में रखते हैं, बैलेंस शीट में रखते हैं। बैलेंस शीट में क्यों रखते हैं, बैलेंस शीट से ही तो पता चलेगा ना कंपनी का नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। तो ये सब किस में रखते हैं हम, बैलेंस शीट में। अब सपोज करिए मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम वेब का ही। मैंने 30,000 रुपए इस कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स के लिए खर्च कर दिए हैं, और लगभग मान के चलिए कि मेरा कोर्स जो बिका है वो 35,000 रुपए का बिक गया है। कितना बिक गया है, 35,000 रुपए का बिक गया है। तो 35,000 रुपए का जब बिक गया है, तो बैलेंस शीट में लास्ट में क्या आएगा कि भाई इसको ना 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्या प्रॉफिट हुआ है, 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये किस में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। और मैं सपोज करिए मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे एग्जाम वेब ऐप में या फिर एग्जाम वेब यूट्यूब चैनल में पढ़ाने लग जाइए, तब आप क्या सोचेंगे, तब ये देखेंगे कि आखिर प्रॉफिट कितना हो रहा है। क्योंकि
किसी भी कंपनी में कोई भी व्यक्ति तभी काम करता है जब उस कंपनी में प्रॉफिट होता है। अगर कंपनी में प्रॉफिट होगा तभी तो कंपनी अच्छे से सैलरी दे पाएगा, वरना तो वो सैलरी ही नहीं दे पाएगा अगर उसका प्रॉफिट नहीं होगा। तो जिस कंपनी में प्रॉफिट होता है उसी कंपनी में लोग ज्यादा काम करने के इच्छुक होते हैं, और इसी सब चीजों को बताने के लिए बैलेंस शीट दिखाई जाती है। सपोज करिए जो हमें पता चलता है कि मतलब विश्व में जो सबसे रईस व्यक्ति कौन बन गया है, या भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, अडानी बने हैं अमीर व्यक्ति, या फिर कौन अंबानी बने हैं, तो मतलब ये सब चीजें पता ये कैसे पता चलती हैं? ये पता तो चलती है इनकी बैलेंस शीट से ही ना, कि इनको कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है। जितना प्रॉफिट ज्यादा होता है मतलब इनकी नेटवर्थ कितनी हुई है, कंप्लीट ओवरऑल नेटवर्थ कितनी हुई है, तो इन सभी चीजों से तो पता चलता है। मतलब बैलेंस शीट से ही तो पता चलता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, किसको कितना प्रॉफिट हुआ है, किसको कितनी इनकम हुई है। तो ये सारी चीजें हमें किसमें लिखी नजर आती हैं? बैलेंस शीट में नजर आती हैं। बैलेंस शीट मतलब सबसे लास्ट में, और ये कम्युनिकेशन का ही जरिया होता है। मतलब इसमें हम संप्रेषण करते, कम्युनिकेट करते हैं। कंपनी भी सोच रहा है, मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई मेरे पास लोग आए, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स आए, काम करें, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स आए जो मेरे कंपनी के शेयर परचेज करें, और मुझे कुछ ना कुछ मेरे पास, मतलब वो कंपनी वाला चाहेगा कि मेरे पास लोग इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट करेंगे क्यों? जब आप उनको कम्युनिकेट करके अपनी बैलेंस शीट दिखाओगे कि हमने लास्ट ईयर कंपनी ने इतना फायदा उठाया था, तो अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हम इससे और ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो जब आप बैलेंस शीट दिखाओगे तभी, मतलब कंपनी वाले जब बैलेंस शीट दिखाएंगे तभी कोई ना कोई जाकर वहां पर इन्वेस्ट करेगा। तो इसीलिए बैलेंस शीट बहुत जरूरी होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। आई होप आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस बहुत ही आसान भाषा में मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। कल से तो आपकी जो परिभाषाएं जितनी भी हैं वो मैं कवर करा दूंगा। आज हम एक टॉपिक के बारे में, मतलब छोटा सा टॉपिक है उसको और समझ लेते हैं। तो हम किसके बारे में समझेंगे? लेखांकन चक्र के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए लेखांकन चक्र। ठीक है, लेखांकन चक्र। तो लेखांकन चक्र में जो सबसे पहले आता है पॉइंट वो क्या आता है? ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन करना। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? लेन देन करना, लेन देन। इसके बाद में जो आता है वो आता है जर्नल। जर्नल मैंने यहां पर आपको बताया था ना कि जर्नल मतलब अभिलेख। जो मैंने लेन देन किया है वो कैसे, उसको अभिलेख में लाना, यानी उसको रिकॉर्ड करना। तो उसको हम किस में रखते हैं? जर्नल में रखते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट बनेगा जर्नल। जर्नल को हिंदी में क्या कहते हैं? रोजनामचा। मतलब रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको लिखना, रोजनामचा। इसके बाद में अगला जो आता है उसको हम कहाँ पर रखते हैं? लेजर में रखते हैं। ये देखिए जो चीजें मैंने यहाँ पर बताई है वही यहाँ पर है, जो प्रोसेस मैंने वहां बताया वही यहाँ पर चक्र में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसको अब क्या है, प्रॉपर अकाउंटिंग की भाषा में। वहां पर तो मैंने कुछ एग्जांपल की वजह से आपको आसान भाषा में समझाने की वजह से आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग, तो ये सिंपल से वर्ड यूज कर लिए थे। अब यहाँ पर मैं कौन से वर्ड यूज कर रहा हूँ? अकाउंटिंग के प्रॉपर जो टर्मिनोलॉजी है उनको यूज कर रहा हूँ। तो ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो आइडेंटिफाई करना, आय और व्यय, आय और व्यय को आइडेंटिफाई करने का काम करना। अब इसके बाद में लेजर। जर्नल के बाद में यहाँ पे देखिए जो जर्नल है, जर्नल के बाद में क्या आता है? लेजर, यानी मतलब जब हम वर्गीकरण करते हैं। तो लेजर, लेजर का मतलब क्या होता है? खाता बही। खाता बही, जैसे पहले क्या चलता था? बहिर खाता चलता था, उसी का परिवर्तित रूप है खाता बही। अब इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में होता है ट्रायल बैलेंस। इसके बाद में क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। देखिए इनके बारे में बताया है मैंने। यहाँ पर क्या है? ट्रायल बैलेंस मतलब संक्षेपण करना। तो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? तुलन पत्र। तुलन पत्र, इससे ही तो संक्षेपण किया जाएगा। अब जो ये ट्रायल बैलेंस होता है, वो ट्रायल बैलेंस जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो ट्रायल बैलेंस के बाद में क्या आता है? एनालाइज करना। एनालाइज करने के बाद में क्या होता है? इंटरप्रेटिंग, यानी व्याख्या करना। और व्याख्या जो होती है वो किसमें की जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह में, या ट्रेडिंग अकाउंट होता है, लाभ हानि खाता होता है, तो व्याख्या जो की जाती है वो किसमें की जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पर मैंने देखिए बताया था। ये देखिए
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये सारी चीज, नहीं नहीं, ये तो बैलेंस शीट के बारे में बताया था कि बैलेंस शीट में मैंने कहीं तो बताया था अभी, या फिर नहीं बताया अभी तक, ये बताया था देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट। तो ये सब चीजें आती हैं इसमें इंटरप्रेटिंग में। बाकी विश्लेषण में तो कोई चीज आता नहीं है। समराइजिंग, समराइजेस में या फिर समराइज में आता है ट्रायल बैलेंस, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया देखिए, ट्रायल बैलेंस। तो ये जो भी नोट्स हैं ये आपको तो मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इसके नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ सके। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको अच्छी भाषा में आपको जो हैंड रिटन नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे कोशिश ये करिए कि आप लोग अपने खुद के नोट्स बना लीजिए, मेरा थोड़ा तो काम कम हो जाएगा। मुझे और भी सब्जेक्ट आपको अच्छे से कराने कवर, और मेरा जो वादा है कि मैं आपको बहुत जल्द कोर्स भी पूरा करा दूंगा, तो वो मैं वादा भी पूरा करना। एमसीक्यूज भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम के एमसीक्यूज मिल चुके हैं, हिंदी मीडियम वाले भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसमें क्या होता है, लाभ हानि खाता। ये क्या होता है, लाभ हानि खाता, जिसमें लाभ हानि के बारे में पता होता है। और व्यापारिक खाता में देखिए, व्यापारिक खाता, अच्छा व्यापारिक खाता में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, यानी लाभ हानि जो, सॉरी, व्यापारिक खाता में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। जो व्यापारिक खाता होता है ये आर्थिक चिट्ठों का निर्माण कर व्यापार की वित्तीय स्थिति की जानकारी इससे ली जा सकती है। व्यापारिक खाता में क्या लिया जा सकता है, वित्तीय स्थिति की जानकारी, मतलब कितना खर्च हो रहा है, कहाँ कहाँ पर खर्च हो रहा है, ये सारी चीजें इसकी जानकारी दी जाती हैं। कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितना रुपए आ रहा है, कितनी इनकम हो रही है, तो ये सारी चीजें। इसके बाद में जो लाभ हानि खाता होता है उसमें क्या पता चलता है कि कंपनी को कितना लाभ हुआ है, कितना मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं फिर इसमें क्या आता है, बैलेंस शीट आती है। फिर क्या आता है, बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट तो सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आप हिंदी में इसका नाम सुनेंगे वो क्या होता है, आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा, तो आप लोग बैलेंस शीट याद रखिए ना, आर्थिक चिट्ठा याद रखने की क्या जरूरत है, पेपर तो दोनों में आता है, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है ना, तो आप लोग क्या याद रखेंगे, बैलेंस शीट। तो ये जो होता है, जो मैंने अभी बताया है, ये क्या है, लेखांकन की साइकिल है। लेखांकन की क्या है, साइकिल है। ये इसी से आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले, सॉरी, ट्रांजेक्शन। सबसे पहले क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन। इसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या होता है, जर्नल होता है, यानी रोजना मचा होता है, रोजना मचा होता है। जर्नल के बाद में क्या होता है, जर्नल के बाद में लेजर होता है, खाता बही होता है। और लेजर के बाद में क्या होता है, लेजर के बाद में ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद में ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में क्या होता है, बैलेंस शीट, जिसे हम आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं। तो ये क्या है, एक लेखांकन की साइकिल है। और बैलेंस शीट में जब पता होता है, देखिए बैलेंस शीट में अगर मान लेते हैं प्रॉफिट पता चल रहा है, अगर बैलेंस शीट में देखिए सपोज करिए क्या आ रहा है, प्रॉफिट पता चल रहा है, फिर प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो लोग यहाँ पर इस कंपनी में ट्रांजेक्शन करेंगे। सपोज करिए मैं आपको अच्छा डाटा दे रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तभी तो आप आगे जाकर मेरे कोर्स परचेज करेंगे। अदरवाइज तो आप कोर्स परचेज नहीं करेंगे, बल्कि 4 लोगों को मना भी कर देंगे कि वहां से परचेज मत करो। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप कम से कम 4 लोगों को बताएंगे भी कि वहां से आप परचेज कर लो, एग्जाम वेब में अच्छा पढ़ाया जा रहा है, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स है, पढ़ाया भी अच्छा जा रहा है, नोट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, तो आप लोग बताएंगे, मतलब शेयर करेंगे। लेकिन अगर सपोज करिए आपको अच्छा नहीं लग रहा, पसंद नहीं आ रहा, तो आप दोबारा तो परचेज करेंगे ही नहीं, और साथ में शेयर भी नहीं करेंगे किसी के साथ में। बल्कि अगर शेयर करेंगे भी तो अपनी निगेटिव राय देंगे। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसे ऐसा ना करें, निगेटिव राय ना दें। इसीलिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज के बारे में बताया जाए, हर एक चीज के बारे में समझाया जाए। तो यहाँ से हम क्या रखते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइप में लेक्चर बनाना था मुझे 20 से 25 मिनट का, और ये तो थोड़ा सा लंबा हो गया है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दे सकूं, ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर कर सकूं आपको कम से कम समय के अंदर। मैं जितनी चीजें अभी मैंने आपको बताई है ना, आप ये मान के चलिए
अगर मैं लाइव क्लास लेता या फिर कुछ भी लेता तो कई बच्चे जैसे उसमें लाइव आते तो बच्चे कमेंट करते, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते। अगर कोई डाउट है, एग्जैक्टली कोई डाउट है, रियल में कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए 9648043168। आज की क्लास से संबंधित कोई भी डाउट है, सिंगल डाउट है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए, कॉल करिए। कॉल देखिए, कॉल का जो टाइम है वो याद रखिएगा 3 से 4 के बीच में, केवल 3 से 4 के बीच में। और पहले कोशिश करिएगा पहले मैसेज करने का, कॉल तो बाद में करिए, पहले मैसेज करिएगा 3 से 4 के बीच में कॉल। क्योंकि एक बार मैंने टाइम दे दिया था कॉल करने के लिए, तो एक ही टाइम पे इतनी ज्यादा कॉल आ गई, फिर बोलने लगे सभी लोग कि सर का नंबर बिजी जा रहा है। लेकिन बिजी नहीं था, उस समय कॉल बहुत आ रही थी सभी की, तो स्टूडेंट्स कॉल बहुत कर रहे थे, तो इसीलिए आप लोग पहले मैसेज करिएगा। मैं मैसेज को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, मैसेज वालों को पहले रिप्लाई करूंगा। तो आप लोग 3 से 4 बजे के बीच में मैसेज करिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इसको पूछ सकते हैं। आपको ये लेक्चर जो है वो सुबह टाइम में मिल जाएगा।